अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज नैनमरी पर आज हमें बात करनी है कुछ ओवरव्यू की बात करनी है HND 304 न्यूट्रिशनल असेसमेंट वाला जो हमारी बुक है। ओवरऑल आपको बताते जाता हूँ मिड के हवाले से हमने क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। उसके अंदर आप जो आपको लगता है कि ये वाला पेज डिस्कस किया जाना चाहिए या इसके अंदर हमें चीज़ समझ नहीं आई, तो हम उसमें से जो है ना हम उसमें से मतलब डिस्कस कर लेंगे कि अब हमने इसको फर्दर ऑन यानी कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो है वो बात क्या की गई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। बेसिकली तो पहले ये तो सिंपल है ना, इसको हमने ऐसे छेड़ना को नहीं है। यहाँ से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े से होंगे, वो देख लेना। शायद सारे पेज टेढ़े हैं, मैं इसको सीधा कर देता हूँ। बेसिकली जो आपका मिड पोर्शन होता है उसके अंदर ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ठीक है। तो ये बस आपने जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके प्रैक्टिकल पोर्शन के अंदर, और वो प्रैक्टिकल जो है वो आपका आना फाइनल के अंदर। तो अब जो आपने कल जो प्री मिड देना वो, और जो डेफिनेटली आपको मिड आएगा वो, ये सारा कुछ जो है वो हमारा ओवरऑल थ्योरी रिलेटेड होगा। अब ये जो पहला चैप्टर है इसके अंदर जिस तरह आपने डेफिनेशन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की आ गई, ये आप कर लेते हो। कौन कौन सी होती हैं, डेफिनेटली जब आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके होते हो तो आपको वैसे ही आपके ध्यान में कुछ चार पांच रह जाएंगी, तो यहाँ से ऐसा इस पैराग्राफ को रटा मारने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला ये इतना कोई इसके अंदर खास बातें नहीं लिखी हुई। ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि अभी डेफिनेशन है, एडवांटेजेस हैं। बाकी ये सारी जो बीच में लिखी हुई है कि ये इसके अंदर क्या क्या आता है, वेट हाइट वगैरह सारा कुछ, वो आपने जब आगे चैप्टर में पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपके जेहन में रह गया, तो यहाँ पे रट्टा मारने की जरूरत उसको नहीं है। यहाँ से डेफिनेशन करें, एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके ऊपर बात करें, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस आ गए और रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर के अंदर फर्क आता है, ठीक है। और डेफिनेट है ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद ये हमारा इसके अंदर ये दोनों के अंदर फर्क आ जाएगा। ये पैराग्राफ आप स्किप कर दोगे, ऐसे ये भी कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो रैंडम एरर है और जो सिस्टमेटिक एरर है, ये बेसिकली होता है सोर्स ऑफ एरर, कि एरर है क्या। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स लिखेंगे। ये एरर अगर इनकंसिस्टेंट मेजरमेंट टेक्निक है तो ये रैंडम एरर है, और इसका रिस्पॉन्स क्या है कि आपने इसके मुखालिफ या इसके रिस्पॉन्स में क्या करना है। आपने उन लोगों की ट्रेनिंग करनी है जो वो काम कर रहे होंगे, जो जो लोग वो काम करते हैं या जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करेंगे, आपने उनकी ट्रेनिंग करनी है। तो ये उसके खिलाफ या उसके रिस्पॉन्स में आपने जो एक इंटरवेंशन अप्लाई करनी है, ये वो है, ठीक है। एक दो याद रख लो, और ओवरऑल को पता होना चाहिए कि रैंडम कौन सी हैं और सिस्टमेटिक कौन सी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा है तो एक एग्जांपल और उसके जो है रिस्पॉन्स वो आप बता सकते हो। ऐसा ये इतना मतलब इनका डिफरेंस आ सकता है थोड़ा बहुत, बहुत डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये इनके प्रोसीजर होते हैं प्रॉपर, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं वो ये नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर, और एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी होता है कि टेप कहाँ पे बाइंड करनी होती है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए ओवर द आईब्रो, जो ये जो सब ऑर्बिटल रिज, ये सारे जो ये वाला पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हेड सर्कमफेरेंस के लिए टेप कहाँ पे आनी चाहिए, और ओवरऑल आपसे ये पूछा जा सकता है कि हेड सर्कमफेरेंस मेजर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ये जो टेबल है ये आप याद रखेंगे, सारा का सारा टेबल याद करना है आपने, ठीक है। इंपॉर्टेंट टेबल है, आपकी फील्ड के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपने करना है इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस तरह वेट है। वेट के अंदर भी हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, इन्फेंट का अलग होता है और चिल्ड्रन 2 to 18 ईयर्स का अलग होगा, ठीक है। जनरलाइज प्रोसीजर है, ऐसा कोई नहीं। इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना है, उसकी जो एक एरर के चांसेस या जिसको कहते हैं नियरेस्ट वाला, जिस तरह लिखा हुआ है 0.0.01 इसका ध्यान रखना है। जो प्रिकॉशंस बताई जाती हैं कि इन इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सर नंगा होना चाहिए अगर आप फाइट करना चाह रहे हैं, या वेट करना चाह रहे हैं तो कपड़े कम से कम होने चाहिए। तो ये दो चार प्रिकॉशंस हैं, वो आप लिख देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो इनफ हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आगे जितने भी इस तरह के प्रोसीजर्स हैं, ये लेंथ का प्रोसीजर आ गया। अब ये जितनी डिटेल में ये लिखा हुआ है ना, आप इतनी डिटेल में वहां नहीं लिख सकते। आप इसको जर्नलाइज कर सकते हो, आपने तरीका मैंने आपको वैसे भी सिखाया हुआ है। अपने लफ्जों में टोटल तरीका लिखें, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे फ्रैंकफर्ट प्लेन, ठीक है। इसके अलावा ये इन्फेंटोमीटर, ये कीवर्ड्स होते हैं। 90 डिग्री एंगल, तो इन चीज़ों का आपने खास तौर पे ध्यान रखना होता है, जो कि की पॉइंट्स होते हैं कि अगर आप ये वर्ड लिख रहे हैं, बाकी सारी वर्डिंग अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट विल बी दैट विल बी इनफ, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाइट आ गई, ये भी सेम वैसे मेजरमेंट है। इस यहाँ पे भी हाइट आ गई, इसका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, क्या तरीकेकार है। अब ये इतना लंबा लिखा हुआ है, आप इसको आसान अल्फाज में लिखोगे थोड़ा सा रह जाएगा, छोटा सा। ठीक है, आपने उधर नंबरों के हिसाब से डिसाइड करना है कि आप कितना लिखना चाह रहे हो। ठीक है, अगर 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो सारा लिखोगे। 3 नंबर का है तो आप इसको अपने लफ्जों में शॉर्टन करके 1 1.5 पेज तक जो है वो इसको इनफ करके खत्म कर दोगे। ठीक है, तो ये सारे जितने भी वेट हैं, उसके अलावा हिप सर्कमफेरेंस है, वेस्ट सर्कमफेरेंस की ये रेंजेस इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। ठीक है, ये वेस्ट वाली भी, नॉर्मल, मॉडरेट, हाई वगैरह वाली। ठीक है, और इसी तरह आगे हिप सर्कमफेरेंस की रेंजेस नहीं है, लेकिन मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस ये कहाँ पे बाइंड करते हैं, इसकी टेप क्या है। ये जो ओलेकरनन और एक्रोमेलन और जो ओलेकरनन प्रोसेस है, ये जो हमारी शोल्डर की जो टिप होती है और एल्बो टिप होती है, ये वाला पॉइंट के कहाँ पे एक्चुअल बाइंड करनी होती है वो। ठीक है, तो ये चीज भी होती है। मॉक की डेफिनेशन कर लेंगे आप, यहाँ से इसका तरीकेकार है, हल्का फुल्का आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और एक्चुअल क्या है कि कहाँ पे बाइंड करनी है। ठीक है, और इसकी रेंजेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्किन फोल्ड थिकनेस के अंदर इसकी डेफिनेशन, इसकी जो साइट, ये जो नीचे साइट्स दी हुई हैं, ये आपने रखनी है। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं आपको पता है कि आपने होल्ड करना है, उसको पिंच बनानी है। ठीक है, उसके बाद एक टाइम तक उसको होल्ड किए रखना है, और उसके बाद कैलिपर उसके इर्द बाइंड करना है। इसके अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसकी ये साइट्स हैं, जहाँ से आप जो है वो स्किन फोल्ड मेजर करते हो। ठीक है, उसके बाद ट्राइसेप में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सेम तरीके का जैसे पहले बताया हुआ है वही यहाँ पे है। ठीक है, वहां पे जरा स्किन फोल्ड के मतलब डिटेल दी हुई है, यहाँ पे तरीकेकार की डिटेल दी हुई है। बेड रिडन के अंदर यहाँ से आपने ये फॉर्मूलाज, मेन फोकस आपका यहाँ से फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, नी हाइट क्या होती है वो तो आप अपने लफ्जों में लिख सकते हो, फॉर्मूला नहीं याद रहता। आपने फॉर्मूला को याद रखना है, नी हाइट का भी, डेमी स्पैन का भी, हाफ आर्म स्पैन का। हाफ आर्म स्पैन, डेमी स्पैन और जो है इन दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है और इनके दोनों के फॉर्मूलाज याद रखने हैं। बाकी ऐसा जितना जो है वो ये नहीं है, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। तो इस चैप्टर के अंदर ये ओवरव्यू है। इस चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई चीज नहीं आती, यू कैन राइट दैट इन चैट इन 2 मिनट्स। ठीक है, अगर अगर आपको क्लियर है तो सिंपली राइट ओके, ताकि मुझे क्लियर हो के ये चैप्टर आपका क्लियर है, इसके अंदर कोई ऐसा कंफ्यूजन या कोई एम्बिग्यूटीज नहीं है। डेमी स्पैन इसलिए चाहिए था, देखो हाफ हैम स्पैन होता है जो कि आपकी टिप ऑफ फिंगर से होता है। तो अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसके अंदर फिंगर भी टूट गई है, ठीक है, सिर्फ बाजू मिली है हाथ की, लेकिन मतलब ऐसे फिंगर नहीं है, बाकी है, टांगे भी नहीं है, फिंगर भी टूट गई है, उस केस में आप इसको एस्टिमेट रख सकते हो। ठीक है, तो 2 3 मेजर है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, रैंडम बनाए हुए हैं। मतलब पहले क्या था जी, एक बंदे की टांग काट गई, टांगे हैं ही नहीं, आपने हाइट मेजर करनी थी, आपने फुल आर्म स्पैन ले लिया, उसकी एक बाजू भी नहीं है, आपने हाफ आर्म स्पैन ले लिया, दूसरी जो बाजू है उसकी एक उंगली भी नहीं है, तो आपने डेमी स्पैन ले लिया। तो ये काइंड ऑफ इस तरह आप कहते हो, ताकि डिफरेंट होते हैं। पेपर पैटर्न यूजुअली आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, थोड़े बहुत एमसीक्यू शायद सरला रखा नहीं देते, ब्लैंक्स थोड़े बहुत दे देते हैं। सेकंड सेमेस्टर में एमसीक्यू ब्लैंक्स होती हैं, एमसीक्यू नहीं होते, कम ही होते हैं। ठीक है, बाकी जो बाकी काम है सर का, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, लेआउट्स वगैरह आपके बुक में है नहीं। ठीक है, तो ये तरीके का जो मैंने बताया ना कि ये जो पूरे लेआउट होते हैं, वेट मेजरमेंट कैसे की जाती है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। नी हाइट बेसिकली सिंपली मैंने उस दिन वैसे समझाई थी, अब यहाँ से ऐसे नहीं समझाई जाएगी। मैंने उस दिन फिजिकली भी समझाई हुई है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है, उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, और कुछ नहीं है उसके अंदर। वो जो फिजिकल क्लास में थे उनको आती होगी, अगर नहीं आई तो दोबारा मुझे वहीं पे बताना, मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। आई थिंक इनफ क्वेश्चंस हो गए हैं चैप्टर 1 के मतलब, नहीं है। चैप्टर 2 के अंदर आओगे तो मोस्टली आपको न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं, तो यूजुअली डेफिनेशन ही आप इसकी करोगे, बीएमआई की डेफिनेशन कर लोगे। ठीक है, ये जो नीचे वाला है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ओवरऑल सिर्फ रीड कर लो, याद करने वाला कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखोगे इसका। इसका बीएमआई की डेफिनेशन, फॉर्मूला, आईबीडब्ल्यू का फॉर्मूला। अच्छा, ये सारी की सारी याद रहती हैं, ठीक है, नहीं याद रहती तो आप इनके अंदर ये 18.5 से शुरू करें, और ये 39.9 यानी कि 40,
यानी कि ये पीछे वाली तीन अगर आप नहीं भी कर रहे तब भी आप इसको ऐसा मतलब इतनी ये डिटेल में नहीं पूछी जाती। लेकिन अगर आप कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। ये बीएमआई की रेंजेस जो है ये आपने याद रखनी है। हाँ, वेस्ट टू हिप रेशियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएमआई से की रेंजेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर ये 18.5 से लेकर 40 तक की जो रेंजेस है ना, नॉर्मल, प्री ओबेसिटी, 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 ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी वेस्ट टू हिप रेशियो इसकी डेफिनेशन, और बाकी इसके अंदर दो होंगी, पीयर शेप ओबेसिटी और एप्पल शेप ओबेसिटी, इनका फर्क ये आपने करना है। और इसकी जो कट ऑफ वैल्यूज हैं ये आपने याद रखनी है। वेस्ट टू हाइट रेशियो ऐसा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन याद रख लो, इसकी रेंजेस याद रखने की जरूरत ऐसा नहीं है। ये मैंने उस दिन न्यूमेरिकल करवाया था बॉडी या डिपॉजिट इंडेक्स का, तो ये डेफिनेटली प्रैक्टिकल का पार्ट होगा, इसके अंदर हमें याद करने की जरूरत नहीं है। फैट फ्री मास इंडेक्स भी यूजुअली प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। इंडाइसिस के अंदर जो बीएमआई फॉर एज प्रैक्टिकल का पार्ट होगा। परसेंटाइल वगैरह ये सारा कुछ जो है प्रैक्टिकल के अंदर पूछा जाता है। आप इसको रीड करते जाओ हल्का फुल्का, और ये जो टेबल इस तरह के बने होते हैं इनको याद रखना है, ठीक है। हल्का फुल्का रीड रखो, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, बिल्कुल डीप जाके एक एक लाइन याद रखना, रट्टा वाला सिस्टम वो नहीं करना आपने, ना ही उसकी जरूरत है। अच्छा, वेट फॉर लेंथ है, द जी स्कोर है। अब जी स्कोर भी आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है, अब इसकी डेफिनेशन याद रख लो और ये रेंजेस याद रख लो फॉर थ्योरी पोर्शन। और परसेंटाइल की डेफिनेशन वगैरह, ग्रोथ चार्ट की डेफिनेशन नहीं होती, परसेंटाइल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, कल भी पूछी जा सकती है। और हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट चार्ट, ये आप डिटेल जो लिखी हुई है ये याद कर लें। कैसे करते हैं इंटरप्रेट, एक्चुअल कैसे कराते हैं, या आपको ना ग्राफ दिए जाते हैं ना ही आपसे पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है, यानी कि ये जो ग्राफ दिए हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 के मुतालिक ये सारी डिटेल। अब बताएं, इसके अंदर कोई इशू, कोई मसला चैप्टर 2 के अंदर? अगर नहीं है तो डेफिनेटली यू कैन सिंपली से ओके, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं करवा दी हुई हैं, पहले दो चैप्टर के ऊपर हम डिस्कशन भी कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली हुई हैं फिजिकल क्लास के अंदर, तो ये चीज़ें दोबारा मैं नहीं करवाऊंगा। बॉडी फैट परसेंटेज होती है आपके टोटल बॉडी वेट के अंदर फैट का कितना परसेंटेज है, जबकि बॉडी फैट जो है वो किलोग्राम में बताती है। एक परसेंटेज है, दूसरी किलोग्राम में। एक कहती है कि आपके 100 में से 80 नंबर है, ठीक है, और एक कहती है आपकी 80% है, तो यही फर्क है। तो आपका, अगर मेरा 68 किलो वेट है, तो मेरे अंदर अगर 11% फैट है, तो दैट इज परसेंटेज। अगर 11% को किलोग्राम में करना होगा तो मैं 65 का 11% निकालूंगा, तो जितना वो 7 8 जितना भी वो ग्राम वजन आएगा वो मेरा किलोग्राम इन फैट होगा, ठीक है। तो बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो दैट इज द परसेंटेज, और बॉडी फैट जो है वो ग्राम्स के अंदर दी जाती है। चैप्टर 3 ये बेसिकली ज्यादा जो है ना वो उसकी जानिब झुका हुआ है, किसकी जानिब, टूवर्ड्स थ्योरी पोर्शन। जो चैप्टर 2 था वो मोस्टली प्रैक्टिकल रिलेटेड था, अब जो है ये थ्योरी रिलेटेड है। तो इसके अंदर ये बॉडी कंपोजिशनल एनालिसिस है। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ शक पड़ता है कि मैंने इसको ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड किया होगा, तो इसको देख लेंगे। अगर ना भी हो तो ऐसा जिसके अंदर ये है कि बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस है, इसके अंदर ये 2 कंपार्टमेंट थ्योरी, 2 कंपार्टमेंट मॉडल और 4 कंपार्टमेंट मॉडल, दो ये हैं, ये आपने करने हैं। 2 कंपार्टमेंट के अंदर बेसिकली बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक फैट मैस होता है तो एक फैट फ्री मैस होता है, ठीक है। एक बॉडी के अंदर फैट है, फैट फ्री मैस के अंदर आपका सारा बोन मिनरल, आपका प्रोटीन वगैरह सारा मसल्स वगैरह आ जाते हैं। और एक 4 कंपार्टमेंट मॉडल है जिसके अंदर फैट और जो फैट फ्री मैस होता है उसके आगे फर्दर 3 सेक्शन कर दिए जाते हैं, वाटर, मिनरल एंड प्रोटीन। फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी कंपोजिशन इसके अंदर पूरा आपको याद होना भी नहीं है, हेडिंग इनकी याद रखेंगे। जितनी ये बोल्ड हेडिंग दी हुई है ना, इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर, जेनेटिक है, फिजिकल एक्टिविटी है, डाइट है, एज है, जेंडर है, इन सारी चीजों को आप डिस्कस कर, इनको आपने याद रख, इनकी हेडिंग याद रखनी है। एक चीज हमेशा याद रखा करो, जो मेन हेडिंग होती है ना उसके अंदर सब हेडिंग कौन सी है, ये चीज लाजमी है। बच्चों को आता सारा होता है लेकिन वहां पेपर में जाकर यही नहीं याद होता कि क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है ना फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी कंपोजिशन, तो उनके जहन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, उनको ये अब उन्होंने ये याद सारा किया हुआ है, बट दे डोंट इवन रिमेम्बर कि ये इस हेडिंग के अंदर लिखना क्या क्या है, ठीक है। तो जब बुक खोलेंगे ओ ये तो सारा आता था। तो आपको ये मेन हेडिंग है उसके अंदर सब हेडिंग ये याद हो। बाकी अब आपको पता है कि जेंडर से बॉडी कंपोजिशन कैसे डिफर करती है, वुमेन की वीक होती है, मैन जो थोड़े से हेल्दी ज्यादा होते हैं,
एज के हवाले से, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो है वो बॉडी कंपोजिशन के अंदर फैट का लेवल बढ़ता जाता है। तो ये चीजें जो है ये आपका कंसेप्ट बना लिया, आपको क्लियर होगा, ठीक है। बाकी आप जब हेडिंग्स याद होंगी और आपको पता होगा कि इस तरह अगर क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये हेडिंग्स आनी है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये थिंक आई थिंक आया भी था, और बच्चों को नहीं पता लग रहा था कि इसके अंदर क्या लिखना है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, जेंडर वाला, एज वाला, इन्वायरमेंटल, जेनेटिक, फिजिकल, ये सारे आपको पता होने चाहिए, थोड़े बहुत पॉइंट्स। इनकी हेडिंग्स होनी चाहिए, अंदर आप दो दो तीन तीन लाइनों की डिटेल, अपने कॉन्सेप्चुअल जो डिटेल है वो लिख सकते हो, तो इट विल बी इनफ, ठीक है। मेथड टू डिटरमाइन बॉडी कंपोजिशन, इसके अंदर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं डिफरेंट, हमने देख लिए अभी, जिसके ऊपर हमने बात कर भी ली है, ठीक है। ये एस्टिमेशन ऑफ बॉडी फैट, आर्म मसल एरिया, ये फार्मूला भी याद रखना है आपने, ठीक है। लेकिन ये फॉर प्रैक्टिकल पोर्शन है, और इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो डेफिनेटली जब प्रैक्टिकल की हम तैयारी कर रहे होंगे तब आपको करवाऊंगा। अभी ऐसे न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। एस्टिमेशन ऑफ बॉडी फैट का फॉर्मूला, जिस तरह बॉडी फैट का एनालाइजर है ना हमारे पास, उसी तरह बॉडी फैट जो है फॉर्मूला से भी निकाली जा सकती है। पेपर में नहीं आता ये, ठीक है। पेपर में ऐसे ये चीजें नहीं आती, ये बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला है, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। बाकी सर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि सर इतने सारे फॉर्मूला नहीं याद कर सकते, डेफिनेट। बाकी स्किन फोल्ड की अगर वैल्यू दी जाएगी तो ये बहुत सारी, ये देखो कितनी सारी रेंज है, तो सर सर अल्लाह रखा थोड़े से रियलिस्टिक है पेपर के मामले में, कोई इस तरह की बेवकूफ़ी वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं देती, ठीक है। जिसमें आप खपते रहे, आपको ये याद ही नहीं कर सकते, सर अल्लाह रखा खुद नहीं याद करेंगे, ठीक है, ना ही उन्होंने करवानी है, ठीक है। तो वो इस मामले में जरा रियलिस्टिक है और अच्छे हैं कि वो बेवजह पेपर को जो है ना खराब नहीं करते, ठीक है। ये बॉडी फैट की परसेंटेजेस हैं डिफरेंट, ये आप याद रख लें फॉर सेक ऑफ एमसीक्यू या ब्लैंक्स, ठीक है। ये बॉडी फैट का, हाँ ये फॉर्मूला देखो, सीरी इक्वेशन आती होती है, लाजमी आती है पेपर के अंदर, ठीक है। सीरी इक्वेशन क्या है, किस लिए फाइंड की जाती है, या बॉडी फैट परसेंटेज कैसे आप फाइंड करते हो, ठीक है। तो इसके लिए सीरी इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है, ये फॉर्मूला है। बॉडी डेंसिटी आपको बताई जाएगी, बाकी आपको फॉर्मूला आना चाहिए, आप उसमें अप्लाई करके सीरी इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और इसका आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद वेस्ट सर्कमफेरेंस है, वेस्ट टू हिप रेशो है। वेस्ट संगम में वेस्ट टू रेशियो पहले भी हम कर चुके हैं, यहाँ पे भी दोबारा आ गई है। सेंट्रल ओबेसिटी को बताता है वेस्ट सर्कमफेरेंस, और वेस्ट टू हिप रेशियो जो है वो ओवरऑल बॉडी के अंदर फैट की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बताता है। ये आगे उसकी नॉर्मल रेंजेस लिखी हुई हैं वुमेन और मैन के अंदर, ये आप याद रख लेंगे। बायोइलेक्ट्रिकल इंपेडेंस एनालिसिस, वही जो एनालाइजर मेरे पास है जो कि फैट बताता है कि एक इंसान के अंदर फैट क्या है, वो है बेसिकली बायोइलेक्ट्रिकल इंपेडेंस एनालाइजर, ठीक है। और उसी को कहते हैं एनालिसिस। ये बेसिकली बॉडी के कंपोजिशन को बताता है कि बॉडी के अंदर बोन का क्या वेट है, कितनी परसेंटेज बोन है, कितना परसेंटेज जो फैट का है, कितना परसेंटेज वाटर का है। तो बेसिकली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो करंट को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। कुछ बॉडी पार्ट में से करंट तेजी से गुजरता है, कुछ में स्लोली गुजरता है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से जब करंट डिफरेंट डिफरेंट पास करता है, तो उसके ऊपर जो एनालाइजर होता है उसके ऊपर दो लोहे के पीस होते हैं, एक तरफ से करंट गुजरता है आपकी बॉडी में से और दूसरी तरफ से वापस उसमें चला जाता है, और वो ओवरऑल बॉडी कैलकुलेट की जाती है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी आई बॉडी के अंदर, और उसके हिसाब से वो वैल्यू दे देता है कि इसके अंदर फैट इतना है और फैट फ्री मास जो है वो बॉडी के अंदर इतना मौजूद है, ठीक है। डेंसिटोमेट्री या थ्योरी वाला पोर्शन है सारा, इसके अंदर से ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए है। तो अगर आप नहीं भी कर रहे हो, अभी के लिए नहीं भी कर रहे तो ऐसा चीज इसके अंदर कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं आई, आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे इसी दौरान जो है ना वो आप बता देना। ये डिफरेंट सिंपल मेथड्स हैं, रेडियोलॉजिकल मेथड हैं, डेक्सा वगैरह, आइसोटोप, से दो चार पेज ही हैं लास्ट वाले, ठीक है। ऐसा पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था बच्चों को, तब भी ऐसा नहीं आया था, ये एंड पे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इनको भी आप जरा रीड कर लिया करो, कई बार इस तरह के क्वेश्चन बना के पेपर में दे देते हैं सर, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल्स वाला है, तो न्यूमेरिकल वाले हिस्से में ही करवाएंगे आपको, ठीक है। बाकी ये पूरे मशीनें वगैरह हैं, अगर आपने रीड तो किया होगा इस चैप्टर को एक बार, तो अगर आपको इसमें से कोई कंसर्न है तो वो मुझे बता दो कि ये वाला पेज समझ नहीं आया, मैं आपको उस पेज पे जाके उसकी डिटेल समझा देता हूँ। अदरवाइज वी डोंट नीड टू वेस्ट टाइम ओवर इट, ठीक है। लैपटॉप बंद हो जाए उससे पहले पहले आप लोगों ने मुझे बता देना।
मिड में न्यूमेरिकल नहीं आते, और ये सारा नहीं करना, मैंने आपको यही बात बताई है कि आपने इसको ओवरव्यू एक कंसेप्ट बना लें एक चीज़ का, ठीक है। और आपने उसको अपने हिसाब से, मतलब अपने आंसर अपने उस कॉन्सेप्ट के हवाले से अपने तौर पे आप लिख सकते हो जो आपको समझ आ रहा है, या कंसेप्चुअल अगर आप आंसर, ये नहीं है कि कंसेप्ट के चक्कर में बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दो, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली सही आंसर करते हो तो वो काम सही है, ठीक है। अच्छा, मैं ना देखता हूँ शायद इस चैप्टर का मेरे पास भी लेक्चर पड़ा हो, अगर ना भी हुआ तो आप मुझे उसमें हम उसको देख लेते हैं, वरना वो तो मैं वॉइस नोट में समझा दूंगा। बेसिक पर्पज ये था कि आपको ओवरव्यू दे दूं इसका। बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस, नहीं मेरा नहीं ख्याल है इसके पास। नहीं है, इसके ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं पड़ा हुआ, तो इसमें फिर ये है कि जो आप कहेंगे पोर्शन उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लैपटॉप बंद हो जाना उससे पहले, ये रोल है सिर्फ। चार्जर नीचे पड़ा है। एसिड ऑफ डिलीशन का क्या हुआ है, उसने कहा एसिड ऑफ डिलीशन करवा दें। रेडियो केमिकल मेथड है ऑफ एन एसिड विच मेजर द मास एंड अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट इन द सब्सटेंस। प्रोसीजर के अंदर क्या किया जाता है कि एक सब्सटेंस अ नॉन क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट टू बी मेजर्ड एंड मिक्सिंग इट विद द स्टेबल आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट। दो बेसिकली कुछ जो एलिमेंट होते हैं, उनकी दो टाइप्स होती हैं, एक रेडियो एक्टिव होता है यानी कि वो रेडिएशन रिलीज कर सकता है, और एक होती है नॉर्मल स्टेट। कार्बन है अगर, तो एक उसका नॉर्मल फॉर्म होती है और एक उसकी रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। The three compartment of the body mass, extracellular fluid, body cell mass, and fat, along with extracellular solid, can be quantified using established isotope dilution technique. तो बेसिकली ये जो बॉडी कंपार्टमेंट होते हैं वो तीन उसने बताए हैं। एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, बॉडी सेल मैस होता है, ये दूसरा होता है, और बेटा लॉन्ग आते हैं, सरल रखा दे सकते हैं, तीन चार नंबर, तीन तीन नंबर के दे सकते हैं। तो तीसरा जो कंपोनेंट है वो फैट होता है, जिसके अंदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी आ जाएगा। अब इसको वो कहते हैं कि आप इस मेथड के जरिए इस्तेमाल कर जो है ना वो मेजर कर सकते हैं कि कौन सी किस पोर्शन की कितनी जो है ना वो प्रोपोर्शन है, कौन सा पोर्शन ज्यादा है। हाइड्रोमेट्री और टोटल बॉडी वाटर आइसोटोप डाइल्यूशन इज अ कॉमन मेथड टू assess body composition at molecular level. The method is premised on the notion that water is found exclusively within the FFM, which is approximately 73.2% of water in adult. वो कहता है कि ये इस बेस पे है कि जो जितना वाटर होगा वो सारा सारा फैट फ्री मैस होगा, ठीक है, क्योंकि मसल्स के अंदर वाटर है, बोन्स के अंदर वाटर है, वाटर अगर कहीं नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ फैट होता है, ठीक है। तो फैट के अलावा फैट फ्री मैस जितना भी है FFM, उसके अलावा जितना भी पानी मैटर है वहां पे पानी मौजूद होगा, ठीक है। बाय मेजरिंग TBW टोटल बॉडी वाटर जैसे ही हम मेजर करते हैं थ्रू आइसोटोप डाइल्यूशन। आइसोटोप डाइल्यूशन से मुराद है कि आइसोटोप जब गया तो वो कितना डाइल्यूट हो गया उसके अंदर, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी था, ठीक है। उससे आप मेजर करते हो कि टोटल बॉडी वाटर कितना है, और टोटल बॉडी वाटर को इस्तेमाल करते हुए आप आगे असेस करते हो कि बॉडी के अंदर फैट फ्री मैस कितना है, ठीक है। हाइड्रेशन फैक्टर लगा के ये फॉर्मूला लगे हुए हैं। रिजल्टेंटली बॉडी एफएम इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल बॉडी मैस एंड एफएफएम। अब फैट फ्री मैस आपने निकाल लिया, टोटल बॉडी मैस आपका पता था, आपने टोटल बॉडी मैस में से फैट फ्री मैस को माइनस कर दिया, पीछे जो बच गया दैट विल बी द फैट मैस, ठीक है। तो आपने इससे जो है वो निकालें। आइसोटोपलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ F1 N1 इक्वल टू F2 N2। अब N2 से मुराद है, अब ये कहते हैं F1 इज द ड्यूटेरियम इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द डोज, F2 इज द ड्यूटेरियम इनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो F1 है ये बेसिकली डोज, जो आपने कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन मुराद है कि कितनी आपने अमाउंट में वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप दिया, ठीक है। और F2 क्या है कि बॉडी के अंदर जाके उसकी कंसंट्रेशन कितनी रह गई, कितना फैल गया वो। डेफिनेटली जब आप एक चम्मच चीनी है, वैसे पड़ी है चीनी चम्मच है, गिलास में डाल दी तो वो पूरे गिलास के अंदर गलेगी, तो हो सकता है मीठी रहे ही ना। अगर आप डायरेक्टली चीनी खाते हो अच्छी खासी मीठी है, पूरे गिलास में डाल दी डाइल्यूट हो गई, तो ये F2 है वो डाइल्यूटेड वॉल्यूम है, ठीक है। डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन आ जाएगी। N1 जो है वो साइज ऑफ ड्यूटेरियम डोज है कि कितनी थी, और N2 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस है कि कितने एरिया में वो फैली पूरे जिस्म के अंदर, ठीक है। तो N2 बेसिकली क्या बताएगा कि जितना, जाहिर सी बात है वो जहां जहां वाटर होगा वहां वहां वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो फैलेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा वाटर होगा उतना ज्यादा वो N2 है, N2 उतना ही ज्यादा जितना ज्यादा बॉडी के अंदर वाटर है।
तो इसको फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज इसके अंदर मैंने ओवरव्यू से आपको दे दिया। फिर भी समझ ना आए, सिंपली ग्रुप के अंदर आप भेज दो, और वॉइस नोट आपको मैं करके आपको बता दूँ, ठीक है। कोई और दुख तकलीफ परेशानी मसला? ये एक टॉपिक मैंने समझा दिया है, आगे चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ये जो सीटी स्कैन है और ये डेक्स है, ये चलो इसके मैं फिर वॉइस नोट कर दूंगा। ये ऐसा हाइड्रोडेंसिमेट्री ये भी करना है, नहीं ये नहीं करना, मतलब डेंसिटोमेट्री तो कर ही लोगे तुम लोग। नहीं आता होगा, ये वैसे लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, ये थोड़ा सा मुश्किल है डेक्सा। और ये दो टॉपिक से मैं फिर वॉइस नोट आपको सेंड कर दूंगा, अगर मैं वेला हुआ तो। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।